हॉरर फाइल सुनते आज रात डरोगे तो। कहते हैं ना, दोस्ती एक नायाब रिश्ता होता है जहां हम अपनी छुपी बातें भी दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। पर क्या हो अगर वही दोस्त एक भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया निकले। ये कहानी सुमित और साहिल की है, जो कजिन्स हैं और एक ही घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुमित और साहिल दोनों एक ही उम्र के हैं और दोनों ने साउथ कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स शुरू किया। कॉलेज में उनकी दोस्ती हुई एक लड़के से जिसका नाम अतुल था। अतुल सुमित और साहिल का क्लासमेट था और तीनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। पर एक अजीब बात थी अतुल का व्यवहार। वो हर दिन सुमित और साहिल के लिए कुछ न कुछ लाता, कभी लंच कभी नाश्ता, कुछ न कुछ खाने के लिए हमेशा लाया करता था। उनका खास ध्यान रखता था। शुरुआत में ये बातें अजीब लगी, लेकिन जब दोस्ती गहरी हुई तो दोनों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद एक रात 11 साढ़े 11 के बीच अतुल का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी माँ शहर से बाहर जा रही है। सुमित और साहिल से रिक्वेस्ट किया कि वो घर आ जाएं। सुमित और साहिल का घर अतुल के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था और रात का वक्त होने की वजह से सुमित और साहिल ने इतनी रात अतुल के घर जाना मुनासिब नहीं समझा। सुमित ये बात अतुल को समझा ही रहा था फ़ोन पर कि अतुल की माँ ने फ़ोन लेकर बताना शुरू किया कि बेटा अगर आ जाते तो अच्छा होता, हमने कभी इसे अकेला नहीं छोड़ा है। लेकिन अतुल की माँ के लाख कोशिश करने के बाद भी सुमित ने मना कर दिया, ये बोलकर कि विंटर की इतनी रात गए इतनी दूर ट्रैवल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सुमित के मना करने पर यह प्लान कैंसिल कर दिया गया और बात आई गई हो गई। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन अतुल का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसका बर्थडे है और सुमित और साहिल को उसके घर आना ही पड़ेगा। उसने ये भी बताया कि माँ ने बर्थडे वाले दिन उनके लिए खाने का बहुत इंतज़ाम किया है। इतनी सब बातों के बीच अतुल ने ये भी बोला कि कुछ खाकर मत आना, खाली पेट ही आना है। ये बात सुनकर सुमित और साहिल दोनों को अजीब तो लगा, पर क्योंकि अतुल के घर के खाने को उन्होंने इतने दिनों से चखा हुआ था तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, हाँ कर दी। दूसरे दिन सुमित और साहिल अतुल के घर जाने के लिए निकल गए। जब वे अतुल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो घर 2 मंजिला था, पर बहुत पुराना, टूटी फूटी हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई हो। मुख्य दरवाजा काले कपड़े से ढका हुआ था। अतुल ने दोनों को अंदर बुलाया। पहले बाएं पैर से अंदर आओ, इसे शुभ माना जाता है हमारे घर में। दोनों भाइयों को ये बात बहुत अजीब लगी। उन्होंने कुछ अजीब महसूस किया पर कुछ बोले नहीं और बाएं पैर से अंदर आ गए। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए अमित ने देखा कि दीवारों पे कई झरोखे बने हुए हैं, लेकिन उन सारे झरोखों को एक काले कपड़ों से ढक रखा, मानो बाहर की रोशनी अंदर दाखिल ना हो, इस वजह से ही उन कपड़ों को लगाया गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? हम सब चाहते हैं कि अगर मकान पुराना है उसमें बाहर की रोशनी किसी न किसी वजह से आती रहे। सीढ़ियों में इतना अंधेरा था, सुमित को अपने मोबाइल टॉर्च के सहारे सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ा। अतुल ने उन्हें छत पर ले जाकर कहा, पहले पूजा कर लेते हैं फिर खाना खाएंगे। इस पर सुमित, भाई तेरा बर्थडे है, पूजा हम क्यों करें? इसके पहले कि अतुल कुछ बोल पाता, अतुल की माँ आ गई और दोनों भाइयों को बड़े प्यार से गले लगाया, मानो कि दोनों सालों के बिछड़े हो। उन दोनों को गले लगाकर अतुल की माँ यानी आंटी ने कहा, आखिर तुम दोनों आ ही गए, बड़ी देर लगा दी बेटा, चलो अब जल्दी से पूजा कर देते। अतुल की माँ ने छत पर रखे हुए कुछ नीले फूलों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम दोनों में से कोई फूल तोड़ लो, लेकिन याद रहे बाएं हाथ से ही तोड़ना। सुमित को ये बात बहुत अजीब लगी कि इस घर के सारे लोगों को बाएं हाथों से काम करना या बाएं पैर से एंट्री होना ही क्यों शुभ लगता है। पर क्योंकि आंटी बड़ी थी इसलिए ना सुमित और ना ही साहिल ने कुछ पूछा या बोला।
साहिल ने 2 फूल तोड़े और आंटी की तरफ हाथ बढ़ाया, जिस पे आंटी ने बोला, ये फूल मुझे मत दो, मेरे साथ चलो, डायरेक्ट पूजा घर पे चलते हैं। फूल तोड़ने के बाद अतुल की माँ ने उन्हें एक कमरे में ले गई। उस कमरे में प्रवेश करते वक्त ही उन्होंने कहा, बेटा बाएं पैर से अंदर आओ। कमरे का माहौल बेहद अजीब था। सारी खिड़कियां बंद थीं और दीवारों पर काले कपड़े लटके हुए थे। कमरे के बीच में एक विशाल मूर्ति थी जो दीवार में बनी हुई थी। मूर्ति इतनी अजीब थी कि उसके चेहरे का हाव भाव को पहचानना मुश्किल था। एक तो उस कमरे में कोई भी रोशनी नहीं थी और जो भी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी उसी दरवाजे से आ रही थी जिससे सुमित, साहिल और आंटी एंटर की थी। सुमित ने मुड़ के देखा तो अतुल वहां नहीं था। उस कमरे में बस 3 लोग ही थे। अतुल की माँ ने एक दिया जलाया और उस मूर्ति पर नीले फूल चढ़ाए। उन्होंने एक अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू किया जो किसी को भी समझ में नहीं आया। ये भाषा ना हिंदी थी, न संस्कृत, न और ना ही कोई दूसरे भाषा से मिलता जुलता था। अचानक उन्होंने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और दूसरे तरफ के एक दरवाजे के बाहर चली गईं। कुछ 2-3 मिनट के बाद उन्होंने किसी को बुलाना शुरू किया और बोला, आजा बेटा, कोई बात नहीं, आजा, धीरे धीरे आ। सुमित और साहिल दोनों ही स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस अंधेरे कमरे से किसे बुलाया जा रहा है। कुछ देर में दिखा कि उस कमरे से एक दुबला पतला सा लड़का बाहर आ रहा है जो बेहद कमजोर और बीमार दिख रहा है। उस कमरे में इतनी ही कम रोशनी थी कि उस लड़के का शक्ल क्लियरली दिख तो नहीं रहा था, तो ये समझ में जरूर आ रहा था कि वो बहुत दुबला पतला और बहुत ही कमजोर है। उसका सर नीचे झुका हुआ था और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। अतुल की माँ ने सुमित से कहा, पूजा शुरू करते हैं। और साहिल दोनों किसी हिप्नोटिज्म के वश में थे। वो हिल तो नहीं पा रहे थे। आंटी के इतने कहने पे सुमित अंदर से बहुत डर गया। किसी तरह उसने अपनी पूरी कोशिश करके और पूरी ताकत लगाकर इतना बोल पाया, आंटी मैं ये पूजा नहीं कर सकता। ये सुनकर अतुल की माँ के चेहरे का रंग बदल गया। वो चीखते हुए बोली, क्या मतलब पूजा नहीं करोगे? इतने महीनों से इंतजार किया है इस दिन का, आज ये पूजा होगी। सुमित और साहिल को अब एहसास हो गया था कि उन्हें किसी बुरी चीज में फंसा दिया गया है। उन्होंने किसी तरह अपनी ताकत जुटाई और भागने का फैसला किया। सुमित ने साहिल का हाथ पकड़ा और कहा, साहिल हमें यहाँ से भागना होगा। सुमित साहिल का हाथ खींचता हुआ उस कमरे से बाहर ले गया। दोनों भाई किसी तरह उस कमरे से बाहर भागे। वो छत से होते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचे और नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजे पर एक लोहे की जंजीर लगी हुई है और जमीन पर नारियल फूटा हुआ है जिसमें से लाल रंग का कोई पदार्थ बह रहा था। 2 नींबू और एक काला पुतला भी जमीन पर पड़ा हुआ था जिसमें सुइयां घुसी हुई थी। दोनों ये सब देखकर बहुत शॉक्ड। इतने में ऊपर से आंटी की चिल्लाने की आवाज आई, भाग गए दोनों, पकड़ो उन्हें, पकड़ो उन्हें। अतुल भागने नहीं चाहिए वो दोनों। इतना सुनते ही सुमित और साहिल दोनों उस लोहे के दरवाजे को पकड़ के चढ़ गए और उसको फांद कर दूसरी तरफ कूद पड़े। कूदते ही उन दोनों को उस दरवाजे पे लगे हुए काले कपड़े से अतुल आता हुआ दिखा जो बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन उस चेहरे पर कोई भी इंसानी भाव नहीं था। किसी राक्षस की तरह चिल्लाते हुए वो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था और बोल रहा था, आगे नहीं जा पाओगे। इससे पहले कि अतुल पोर्च से होकर दरवाजे तक पहुंचता, सुमित और साहिल दोनों अपने बाइक पे बैठकर उसे दौड़ा पड़े। उन्होंने अपनी बाइक बिना मैप देखे भगाना चालू रखा। वो दोनों किसी तरह उस बिल्डिंग से बहुत दूर निकल जाना चाहते थे। कुछ देर बाइक भगाने के बाद वो दोनों उस मकान से बहुत आगे निकल गए। अब जाकर सुमित ने बाइक को एक दुकान से थोड़ा सा पानी पिया और मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हो गए। घर जाकर उन्होंने अपनी मॉम से सारी बातें बताई तो सुमित की मॉम ने दोनों को अपने कुल देवता के मंदिर ले गए।
वहाँ एक सिद्ध बाबा के उन दोनों लड़कों को देखते ही बहुत भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले, नहीं जाना चाहिए था, क्यों भेजा इन दोनों को उस घर पे, मौत के मुंह से बचकर आए हैं दोनों। सुमित और साहिल दोनों की मॉम बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इतने में साधु बाबा ने बोला, जल्दी से घर जाओ और उस बक्से को लेकर मेरे पास आओ। अचानक सुमित को याद आया कि अतुल ने उन दोनों को एक गिफ्ट दिया था कुछ महीने पहले और बोला था इसे अपने बर्थडे पर ही खोलना। सुमित का इस बात की याद आने पर उसने फटाफट साहिल को बाइक पर बैठाया और सीधा घर आ गए। घर आके अपने कमरे में जाकर अलमीरा से उस गिफ्ट को निकाला और लौटकर जितनी जल्दी हो सके मंदिर वापस आ गए। बाबा ने उन दोनों को अपने गिफ्ट को एक के ऊपर दूसरे रखने को बोला और उस पर एक मंत्र बोलकर कपूर से आग लगा दी। आग के जलते ही दोनों भाई सुमित और साहिल बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। पूरी तरह से जल नहीं गई, उन दोनों को होश नहीं आया। गिफ्ट्स के पूरे जल जाने के बाद वो दोनों फौरन होश में आ जाते हैं। बाबा ने उनके हाथ में एक लाल धागा, थोड़ा चंदन, पीपल का बीज और एक नारियल दिया। दोनों के हाथ में ये सामान थमाते हुए बाबा ने उन दोनों को बोला, घर जाकर इस पूजा के सामान को अपने हाथों में लेकर अपने मकान का 13 उल्टा चक्कर लगाना और 13 चक्कर पूरा होते ही इसे अपने मकान से बाहर 4 वे क्रॉसिंग पर चला देना। चल जाने के बाद तुम दोनों में से कोई भी इसे मुड़कर नहीं देखेगा और दोनों को सीधा घर आ जाना है। सुमित और साहिल दोनों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बाबा जी ने बोला था। दोनों के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाया था और पुलिस लेकर उस घर पर भी गए थे, पर वो मकान बिल्कुल खाली था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला ये मकान सालों से खाली ही है। यहाँ के ओनर ने इस मकान को कई साल पहले छोड़ दिया है। उस मकान के अंदर जाने पर उन लोगों को ना कोई इंसान और ना ही कोई सामान दिखा, ना ही कोई नीले फूल का पौधा और ना ही शैतान की मूर्ति। बस चारों तरफ से वो मकान में काले रंग का कपड़ा लगा हुआ था जो बाहर की रोशनी को आने से रोक रहा था। पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन पे उन्हें कुछ नहीं मिला, पर क्योंकि एक एफआईआर दर्ज की गई थी, इन दोनों के साथ गलत हुआ था, इसीलिए पुलिस ने उस मकान को सील कर दिया जब तक ओनर पुलिस के पास आकर कंप्लेंट नहीं करता। कुछ ना मिलने की वजह से केस क्लोज कर दिया गया। वक्त बीत गया और उन दोनों भाइयों को इस इंसिडेंट की भयानक मेमोरी से निकलने में 1 साल से ज्यादा लग गए। मौत के मुंह से बच गए आए थे दोनों, दोस्त और दोस्ती, इन दोनों से उन भाइयों का विश्वास उठ चुका था। ये थी आज की कहानी हॉरर फाइल्स में। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ बहुत जल्द। हेलो हॉरर लवर्स, अगर आपके पास कोई डरावना कहानी या हॉन्टेड एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, तो आप अपनी स्टोरी भेजें इस ईमेल पर। आपकी कहानी मेरी अगली वीडियो में फीचर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है।